जेसरी ने अपना हार्नेस खोलते हुए कहा, मुझे कहना होगा, रूअर, वह एक प्रभावशाली प्रक्षेपण था। आपने किस प्रकार का रूपांतरण किया? खिड़की के बाहर का स्थान गहरा, स्याह काला था, जो कभी कभी जहाज के किनारों से आने वाली हल्की तरंगों से बाधित हो जाता था। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी गहराई में बाहर गई हूं। वह पीछे हट गई। ओह, किसी भी कीमत पर अधिक विशाल जहाज। रूअर ने अपनी जैक उतारी, हांफते हुए, और खुद को पूरी तरह से हिलाने से पहले 1 सेकंड के लिए लड़खड़ाया। ऐसा लगता है कि मैं 50 के पार चला गया, उन्होंने कहा। उनकी थकावट उनकी आवाज में गर्व का भाव बरकरार रखने में विफल रही। पवित्र बकवास, जेसरी ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जंप रैंप से 20 गुना द्रव्यमान गुणक के ऊपर की कोई भी चीज उत्कृष्ट मानी जाती थी। कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया वजन छोटे जहाजों को हाइपरस्पेस में बहुत अधिक गहराई तक ले जाता था, जितना कि वे बिना सहायता के प्रवेश कर सकते थे। 50 ने अपने छोटे मालवाहक जहाज को उन जनसाधारण स्तरों से काफी आगे और उस वास्तविक खाई में गिरा दिया जो आमतौर पर सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों के लिए आरक्षित होती है। जाहिर तौर पर रूअर का आत्मसंतुष्ट रूप से किया गया छोटा सा हमला उचित था। रूअर ने अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए कंधे उचकाए। जब मैं पूरी पकड़ के साथ छलांग लगाता हूं तो तुम्हें यह दिखना चाहिए। तुम पूरे रास्ते काले हो, इतनी तेजी से जाओ कि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। उसने जेसरी की ओर देखा। ठीक है, शायद आप होगा। जेसरी हंसे। इस गहराई पर पारगमन में कितना समय लगेगा? रूअर ने कुछ कंसोल बटन टैप किए। ठीक है, हम शायद इसे 2 घंटे तक कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंत के करीब पहुंचते हैं तो यह एक आरामदायक निकास होगा। 3 घंटे शायद। उसने धीमी सी सीटी बजाई। वे विश्वस्तरीय नंबर थे, वास्तव में गर्व करने लायक कुछ। धन्यवाद रूअर, उसने कहा। मैं अंजा और किक को बता दूंगी। कुत्ते ने सिर हिलाया, कंसोल की ओर वापस मुड़ा और पुनः कनेक्ट होते ही थोड़ा हिल गया। जेसरी छोटी सी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेडबे की ओर वापस चली गई, जहां उसने अंजा को खाड़ी के मेडिकल बिस्तर पर बैठने में क्यू के टीके की मदद करते हुए पाया। नीले और सफेद नैनोरैप्स ने क्यू के टीके के सिर के शीर्ष को एक विचित्र पगड़ी की तरह बांध दिया, जिससे उसकी चोट की जगह ढक गई। वह अस्थिर लग रहा था, लेकिन जागृत और सतर्क था। मैडम जेसरी, उसने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि जब मैं जाग रहा था तो मुझे एक छलांग की याद आती है। क्या हम सुरक्षित रूप से दूर हैं? जेसरी ने अपने बिस्तर के किनारे पर बैठकर सिर हिलाया। हाँ, आपके पास एक अद्भुत पायलट है। उसने एक नजर अंजा पर डाली। रूअर का कहना है कि हम 3 घंटे में हर्सी में होंगे, यहां तक कि हल्की बूंद के साथ भी। जब उसका मरीज बिस्तर से उठ रहा था, तब अंजा ने उचित रूप से प्रभावित होकर डायग्नोस्टिक स्कैनर को लटका दिया। हाँ, मिस्टर रूअर काफी प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने कहा। वास्तव में मैंने उसे केवल उसके कलात्मक कौशल के लिए काम पर रखा था, इसलिए यह पता लगाना कि वह पायलट बन सकता है, एक सुखद आश्चर्य था। उसे यह न बताएं, लेकिन वह शायद अपने उपहारों के साथ पायलट के रूप में बहुत अधिक पैसा कमा सकता है। अंजा हंसी और जेसरी ने ऊपरी बाह पर एचटीटी को अपनी मुट्ठी से दबा दिया। ओह, अपने आप को कम मत बेचो, जेसरी ने चिढ़ाया। यह मध्य रिंग के पार कितनी दूर है? जेसरी ने अपनी बाहें फैला दीं। 10 किलोमीटर। तैयार? वह उस पर मुस्कुराई और चलने लगी, अंजा अपनी एड़ी पर। रूअर लुढ़क गया। आप जानते हैं, यह उससे कहीं कम दिलचस्प है जितना आपने इसे जहाज पर सुनाया था। उसने खुद को हिलाया, फिर हॉल से नीचे चला गया।
जैसे जैसे वे चलते गए दालान के किनारों पर काई मोटी होती गई और पहले किलोमीटर के बाद छत पर हरे रंग की काई का बिस्तर बन गया। पूरे हॉल में कई सेंटीमीटर की वृद्धि जमा हो गई थी, जो मोटे क्षेत्रों में कुछ प्रकार की विरल घास से पूरक थी। अंजा ने एक पैर की गेंद पर खड़े होकर प्रयोगात्मक रूप से काई पर छलांग लगाई। स्प्रिंगी, उसने कहा, चलने में अधिक आरामदायक। जेसरी ने छत की ओर हाथ लहराया। हाँ, लेकिन इसका मतलब पर्यावरण सी है। नियंत्रण गड़बड़ा गया है। आर्द्रता सामान्य से काफी ऊपर है। साथ ही हरे पौधों का मतलब है कि किसी प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स उल्लंघन हुआ है। हमें संभवतः आगे भी समस्याएं होंगी। रूअर ने हवा सूंघी। उस दिशा से थोड़ी गीली गंध आ रही है। मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह स्पष्ट हो पाएगा। अंजा ने कंधे उचकाए। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना बैग अपने कंधों पर रख लिया और समूह जारी रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हरियाली बढ़ती गई, तिपतिया घास पैरों के नीचे फैलता गया और आइवी ने दीवारों को हरे रंग की मोटी चटाई से ढक दिया। जहां दालान की रोशनी सबसे मजबूत थी, वहां पौधे सघन रूप से एकत्रित हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नियमित रूप से उच्च विकास के पैच बनाते गए। हॉल के शीर्ष पर हल्की पटरियों के चारों ओर बड़े झबरा झुरमुटों में आइवी के चढ़ने से हॉलवे धुंधला हो गया, जिसके बीच बीच में लटकती कांटेदार लताएं लगी हुई थीं। दोनों महिलाओं को छत से नीचे उतरते कांटेदार टेंड्रिल्स के झुरमुटों से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मार्ग के ऊपर हरी भरी रस्सियों में फैले हुए थे। जेसरी ने अपने थैले से एक लंबा चाकू निकाला। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह उससे भी बदतर है जितना मैंने कभी देखा है। उसने चाकू को धीरे धीरे लताओं के लकड़ी के संग्रह पर खींचा और वे बिना किसी प्रतिरोध के अलग हो गए। रूअर ने साफ सुथरी कटी हुई बेल को देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, फिर जेसरी की ओर बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं। ओह, क्या मैं उस चाकू को एक सेकंड के लिए भी देख सकता हूं? जेसरी ने उसे देखा, फिर आगे चलता रहा। यहां तक कि जेसरी द्वारा रास्ता साफ करने के बाद भी उन्होंने गला घोंटने वाली वनस्पति के माध्यम से आगे बढ़ने में खराब प्रगति की। हवा गर्म और नम थी और अंजा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। रूअर तेजी से हाँफ रहा था, उसकी जीभ उसके मुंह से लटक रही थी और छोटे छोटे चिपके हुए बीज उसके कोट पर लगे हुए थे। वे झाड़ियों के बीच से एक ऊबड़-खाबड़ हरी सुरंग को पार करते हुए कुछ किलोमीटर तक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक जंक्शन पर एक फुफकारने वाला पाइप पार किया, जो चिकना और हरा था और उसके चारों ओर शैवाल की विशाल चटाई गिरी हुई थी। अंजा ने इस पर चुटकी ली। वहां है, उसने शिकायत की। एक बेवकूफ पाइप कुछ हजार वर्षों से चारों ओर अतिरिक्त नमी छिड़क रहा है और आपके दालान में एक जंगल है। रूअर ने पाइप से पानी की छोटी छोटी धार को देखा, जो एक चौड़े पत्ते को मन के बूंदों की चमक से ढक रही थी। ऐसा लगता है कि यह सब करने के लिए यह बहुत छोटा है। जेसरी ने कंधे उचकाए। यह कोई महत्वपूर्ण रिसाव नहीं है, लेकिन समय परम बल गुणक है। यदि पर्यावरणीय आर्द्रता नियामक खराब हैं, तो यह स्टेशन के वायुमंडलीय मिश्रण को असंतुलित करने के लिए पर्याप्त है। रूअर ने सोचते हुए सिर हिलाया। समूह हिसिन पाइप को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। हर कदम के साथ वनस्पति ऊंची होती गई, सड़ते पौधों की गंध हवा में घनी होती गई। एक विशेष रूप से उलझी हुई उलझन को पार करने के बाद जेसरी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और खुद को दालान के एक खुले हिस्से में पाया। मुस्कुराहट का भूत उसके होठों पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने गलियारे से नीचे देखा तो वह जल्दी ही मर गया। ओह बकवास, उसने थूका। दोस्तों, ऊपर आओ और इसे देखो।
अंजा और रुआर उस छेद से गुजरी जिसे उसने हरियाली में काटा था और आगे की ओर देखा। उनके सामने का दालान धुंधला और धुंधला था, उसके किनारे के पौधे भूरे और रुके हुए थे। जिस बिंदु पर वे पहुंचे थे उससे आगे दीवार की कोई भी रोशनी नहीं जल रही थी और गलियारे का सुदूर चाप छाया में खो गया था। रुअर ने अंधेरे में झांका। आपको क्या लगता है यह कब तक चलता रहेगा? उन्होंने पूछा। अंजा ने कंधे उचकाए। कुछ 100 मीटर हो सकता है, कई किलोमीटर हो सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन इसका विस्तार आंतरिक रिंग तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस ग्रिड के साथ भी असंबंधित समस्याएं न हों। बहुत बढ़िया, जेसरी ने आह भरी। अब अंधेरा है। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और धातु की एक छोटी गोल गेंद पकड़ ली जिसे उसने हवा में उछाल दिया। वह तैरकर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा और धीरे धीरे चमकने लगा। मंद अंबर चमक के साथ दालान को रोशन करने लगा। वह रुअर की ओर मुड़ी जो प्रकाश को ध्यान से देख रहा था। नहीं, उसने कहा। रुअर चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, जेसरी ने आगे की ओर देखते हुए अपना बस्ता ठीक करते हुए उत्तर दिया। मेरी गलती। वह फिर से आगे बढ़ने लगी। प्रकाश का गोला उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। अंजा और रुअर ने उसके पीछे पीछे चलते हुए मरते हुए पौधों को छाया में डाल दिया। तीनों एक साथ अंधेरे में चले गए। दीदी, मैं चाहती हूं कि आप इस तरह के वादे करने से पहले मुझसे सलाह लें, उसने कहा। मुझे बग और कुत्ते नापसंद नहीं हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक पहुंच प्रदान करना मेरे लिए ख्याब है। जेसरी ने अपनी आंखें घुमाईं और खुद को बिस्तर से नीचे उतार लिया। ओह, उससे शुरुआत मत करो, उसने डांटते हुए कहा। जब मैंने अभी यूएन को अतिथि अधिकार दिए थे तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अंजा ने सिर हिलाया। यह एक सबक सिखा रहा था, जबकि अधिकार बहुत पहले ही दे दिए गए थे। आप किराया चुकाने के लिए हमारी विरासत का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही हैं, बहन। मैं क्या प्रस्ताव कर रहा हूं, बहन? उचित मुआवजा है। आपने सबसे पहले हमें जहाज पर चढ़ने के लिए बेचारे किक को धमकाया, जिस समय एक सशस्त्र भीड़ ने हमें निशाना बनाते हुए उनके घर और उनकी आजीविका पर हमला किया। किक भागने में लगभग मर गया और रुअर के बिना हम होते। अब से घंटों के बजाय कुछ दिन बाद हर्सी पहुंचे। जेसरी ने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं और अंजा की ओर देखा। वे दयालु होने के अलावा और कुछ नहीं रहे हैं और हम उनके लिए विपत्ति बन गए हैं। अंजा जेसरी के पास गई और उसकी छाती की हड्डी में एक उंगली डाल दी। पैसा, उसने प्रत्येक अक्षर पर प्रहार करते हुए कहा। मैं इस बात पर विवाद नहीं करता कि हमने कर्ज लिया है, लेकिन चुकाने के लिए पैसा मौजूद है। हम में से कोई भी निराश्रित नहीं है। जेसरी ने अल्पकथन पर व्यंग्य किया। अपनी उम्र के लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ने पूरे खेल को कुछ हद तक अनुचित बना दिया। रुअर ने पैसे नहीं मांगे, उसने जवाब दिया। उसने इसे कमाने का मौका मांगा। वे ताला बनाने वाले हैं, अंजा। उनके पास इसके लिए किसी से भी अधिक उपयोग है। यह अंजा को शांत करने में विफल रहा, जो एक चमकदार नजर के साथ जेसरी से दूर चली गई। ताला बनाने वाले, वह गुर्राई, अजनबियों को अधिकार देना काफी बुरा है, लेकिन गुंडागर्दी करने वालों और लुटेरों को भी। वे सिर्फ दरवाजे खोल रहे हैं, जेसरी चिल्लाया। अगर आपको लगता है कि इसे उनके तरीके से करना बहुत गलत है, तो आपको उन्हें एक विकल्प देने में खुशी होगी। उसने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। हम काफी समय से यहाँ हैं, लेकिन अंततः हम मर जाएंगे। क्या मानवता के कार्यों से भविष्य में मदद मिलनी चाहिए या इससे अलग रहना चाहिए? आप पृथ्वी की विरासत क्या चाहते हैं? अंजा ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा।
विजय, उसने कहा। हमने जो शुरू किया था उसे पूरा करेंगे। जेसरी बेदर्दी से हंसे। किसकी जीत? पृथ्वी के लिए। वहां कोई जीत नहीं बची है, हम खो गया। वह लड़ाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं कि हम युद्ध के लिए क्या कर सकते हैं। हम एक साथ अपनी एड़ियां चटका सकते हैं और चिल्ला सकते हैं। तेरा इनविक्टा। जब तक तारे ठंडे न हो जाएं, लेकिन इससे यह किसी झूठ से कम नहीं हो जाता। अंजा ने जेसरी के चेहरे पर तमाचा मारा। उसकी आंखें उग्र और चमकीली थीं। जेसरी ने चकमा देने की कोशिश किए बिना झटका सह लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ हटा पाती, अंजा की कलाई पकड़ ली। यदि आप लड़ते हैं तो अब आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उसने कहा। उसका चेहरा चुभ रहा था। कोई और नहीं बचा है। अंजा ने अपना हाथ फाड़ दिया और जेसरी को मेडबे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। वह फिर से बिस्तर पर बैठ गई और अपना गाल सहलाने लगी। कई लंबे मिनटों के बाद उसने आह भरी और खुद को ऊपर खींच लिया। उसे अपनी उम्र का हर एहसास महसूस हुआ। लाइटें चालू करके उसने खाड़ी को बंद कर दिया और यह पता लगाने के लिए चली गई कि उसकी भटकी हुई बहन कहाँ गई है। रियर और क्यूकेटी के पुल पर बैठे प्रकाश की लहरों को अतीत में बहते हुए देख रहे थे, क्योंकि जहाज आधी रात को गहरे हाइपर स्पेस के शून्य से होकर गुजर रहा था। जहाज चलते समय ज्यादातर शांत था, जिसका मतलब था कि जेसरी और अंजा के झगड़े की अस्पष्ट आवाजों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्यूकेटी ने अपने आप में चिड़चिड़े होते हुए रूअर की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस बार मैंने वास्तव में ऐसा किया है ना? कुत्ता उस पर दांतों से मुस्कुराया। कैप्टन, मैं नहीं मानता कि हम में से किसी के पास उस पल से दूर चले जाने का विकल्प था जब वे हमसे मिले थे। जब तक वे यह तय नहीं कर लेते कि हमने काम पूरा कर लिया है, तब तक चुपचाप औसत दर्जे का बने रहना गलत है। क्यूकेटी के पुल की लंबाई को पार करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी भुजाएं घबराहट में लड़खड़ा रही थीं। मैं राजनीति या संघर्ष के पक्ष में नहीं हूं। चुपचाप औसत दर्जे का बने रहना मेरा सर्वोत्तम गुण था। रूअर ने उस पर जोर से हंसी उड़ाई। विनम्र मत बनो, कप्तान। हो सकता है कि आपको दिखावा करना पसंद न हो, लेकिन आप हमेशा अपना हक लेकर चले जाते हैं। बेशक, क्यूकेटी ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कब दूर जाना है। अब निकास बंद हो गया है और मैं इसका ऊपर या नीचे नहीं देख सकता। रूअर ने अपने शब्दों पर विचार किया और पाया कि उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे दोनों पुल पर चुपचाप बैठे रहे, शून्य से पहली बार चमकने वाले सितारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। छलांग के अंत तक पुल रोशनी से भर गया था। एक स्टारस्केप के साबुन बुलबुले के टुकड़े एक चमकदार खोल में आगे और पीछे फिसल रहे थे, क्योंकि मालवाहक हाइपर स्पेस की पतली सीमाओं के साथ फिसल गया था। जेसरी ने गलियारे से अपना सिर अंदर की ओर निकाला, फिर चालक दल के पास खड़ी हो गई। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने क्यूकेटी पर एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। ऐसा लगता है जैसे हम लगभग बाहर हैं। उसने चहकते हुए सिर हिलाया। हम अंतिम रनअप में हैं। आपको देखना चाहिए, मैडम जेसरी। मिस्टर रूअर इस संबंध में कुछ हद तक एक कलाकार हैं। रूअर ने मुस्कुराहट में अपने दांत निकाले, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी मांसपेशियां छिटपुट रूप से हिल गईं और उसकी आंखें सामने की ओर देखने लगीं। उनका ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। हाइपर स्पेस में तेजी से आगे बढ़ना आसान था, लेकिन धीमी गति से चलने के लिए अधिक बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता थी। अपने गंतव्य तक आसान पहुंच के भीतर छोड़ने की खिड़की केवल 1 सेकंड के एक अंश तक ही सीमित होगी। खिड़की छूटने से वे स्टेशन के प्रवेश लिफाफे से काफी बाहर गिर जाएंगे,
जिसके बाद उन्हें डॉकिंग की स्थिति में वापस आने के लिए लंबे समय तक धीमी गति से जलने की संभावना का सामना करना पड़ेगा। जहाज के इंजन का समय थोड़ा बदल गया और जेसरी एक कुर्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि टीके चिड़चिड़े हो गए। वह रूअर के बगल में बिना किसी सहारे के खड़ी थी। यहाँ हम चलते हैं, उन्होंने व्यूपोर्ट की ओर झुकते हुए कहा। तारे के प्रकाश की तरल रेखाएं चमक उठीं, एक साथ प्रवाहित हुईं, फिर जहाज के चारों ओर एक स्थिर तारा क्षेत्र में वापस आ गईं। जेसरी को डेकिंग में थोड़ी सी कंपकंपी महसूस हुई, फिर शांति महसूस हुई। चमकती रोशनी की किरणें पतवार से दूर चली गईं और व्यूपोर्ट के पार चली गईं, जिससे उनके सामने लटके हुए ट्रांजिट स्टेशन का विशाल विस्तार दिखाई देने लगा। रूअर ने जोर से अपनी सारी सांसें छोड़ दीं और छत पर बगल में गिर गया। ठीक है, थोड़ी झपकी, उसने मुंह से जीभ बाहर निकालते हुए कहा। इतना अच्छा होना बहुत थका देने वाला है। जेसरी ने अपने हाथ एक साथ ताली बजाई। वह बिल्कुल सही था और इस आकार के किसी भी जहाज पर मेरे लिए सबसे आसान निकास था। अधिकांश पुराने नौसेना पायलट मौका मिलने पर ग्राउंड पाउंडर्स को हिलाने की कोशिश करेंगे। रूअर ने अपना सिर ऊपर उठाया। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं नौसेना का पायलट नहीं हूं। उसने स्टेशन के व्यूपोर्ट से तारों के सामने चुपचाप लटकते हुए देखा। प्रकाश की एक पतली अर्धचंद्राकार रेखा पास के किनारे को रोशन कर रही थी, जहां स्थानीय तारा भूरे पतवार के सामने कमजोर रूप से चमक रहा था। गोदी के चारों ओर इंजन की रोशनी की कोई स्पष्ट चमक या धारियां नहीं दिखीं, और छायादार पतवार के बड़े हिस्से जितना होना चाहिए उससे अधिक गहरा लग रहा था। उसने भौहें सिकोड़ लीं। वहां बहुत शांत लग रहा है, उसने डेटा डिस्प्ले पर स्क्रॉल करते हुए बुदबुदाया। रूअर ने घुरघुराहट के साथ खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, फिर अपना सिर स्टेशन की ओर कर लिया। आप गलत नहीं हैं, उन्होंने कहा। आंखें तेजी से घूम रही थीं। थर्मल औसत से काफी नीचे हैं, और मैंने कोई हालिया ड्राइव ट्रेल नहीं पढ़ा है। अगर लोग यहाँ रहते हैं तो वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर मैं बेहतर नहीं जानता तो मैं कहूंगा कि पास के कुछ हिस्सों में बिजली नहीं थी। वह जेसरी की ओर मुड़ा। मैंने इस तरह का ट्रांजिट स्टेशन कभी नहीं देखा। मेरे पास है, जेसरी ने गंभीर रूप से कहा। रिएक्टर क्षति। स्टेशन गैर आवश्यक प्रणालियों और निर्जन क्षेत्रों में बिजली काट रहा है। क्योंकि टीके ने अपनी बाहें फड़फड़ाई। कोई चीज एक ट्रांजिट स्टेशन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उसके स्वर में उत्तेजना झलक रही थी। जिस तरह से उनका निर्माण किया गया है, ऐसा लगता है कि यह असंभव होगा। जेसरी ने दूसरी ओर देखा, उसकी आंखें दूर थीं। ओह, यह संभव है। पुल पर अंजा के आने से बहुत देर तक शांति छाई रही, जो टूटी। वह जेसरी के बगल में खड़ी हो गई, जिसने अपनी ठुड्डी के झटके से स्टेशन के शांत हिस्से का संकेत दिया। अगर आपको यह कहानी अमेज़न पर मिले तो जान ले कि यह चोरी हो गई है। कृपया उल्लंघन की रिपोर्ट करें। अंजा ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कहा, इससे चीजें जटिल हो सकती हैं। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जो दर्शाती हो कि यह स्टेशन क्षतिग्रस्त स्टेशनों में से एक था। और भी हैं? रूअर ने पूछा। उसके कान प्रश्नवाचक ढंग से हिल रहे थे। अंजा ने उस पर दुख भरी नजर डाली और जेसरी ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। जेसरी ने आह भरते हुए कहा, ज्यादातर ट्रांजिट स्टेशन ऐसे ही हैं। आप बस उनका उपयोग करें जो बच गए हैं। अभी लगभग 200 सक्रिय स्टेशन हैं। कम, अंजा ने अपनी बात काटते हुए फुसफुसाया। 179 बचे हैं। रूअर के कान पीछे मुड़ गए। वह मैंने लगभग 50 यात्राएं करके खुद को अच्छी तरह से यात्रा करने वाला मान लिया था।
मूल रूप से वहां कितने लोग थे? जेसरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हजारों। अंजा समूह की ओर पीठ करके व्यूपोर्ट को घूरने के लिए चली गई। जेसरी ने उसकी ओर देखा, फिर वापस रुअर और क्युक्टक की ओर मुड़ गया। हमें बहुत देर तक खुले में नहीं बैठना चाहिए। क्या आप देख सकते हैं कि डॉकिंग रिंग के किन हिस्सों में अभी भी शक्ति है? रुअर ने सिर हिलाया और स्टेशन के मानचित्र के साथ एक डिस्प्ले चमक उठा। परिधि में 3 चमकीले चाप हरे रंग में हाइलाइट किए गए थे। मुझे लगता है कि हम इनमें से किसी भी खंड में गोदी कर सकते हैं। हमारे नौसेना डेटा के आधार पर पुराना बंदरगाह यहां इस क्षेत्र से संचालित होता है। हर एक क्षेत्र का एक छोटा भाग नीला हो गया। जेसरी ने सिर हिलाया, फिर कई खंड दूर एक छोटे चाप की ओर इशारा किया। चलो यहां गोदी करें, उसने कहा। हम पहले से ही उस तरफ हैं, और यह इतना दूर है कि हमें किसी से नहीं टकराना चाहिए। रुअर के एक मार्ग पर रखे जाने पर इंजन गूंजने लगे। जहाज गुफानुमा डॉकिंग खाड़ी की ओर बिना शोर किए फिसल गया। जैसे जैसे वे गुजरते गए, चौड़े आयताकार किनारे उन्हें बौना बनाते गए। जब जहाज डॉकिंग क्षेत्र से होकर खाड़ी के वायुमंडल में चला गया तो जहाज धीरे धीरे कंपन कर रहा था। हवा की हल्की धाराएं पतवार को प्रभावित कर रही थीं। व्यूपोर्ट के माध्यम से पर्चियां भूरे और सफेद रंग से खींची गई सुई के दांतों की दांतेदार पंक्ति की तरह बिखरी हुई थीं। उनके अलावा खाड़ी सुनसान थी। रुअर एक स्लिप की ओर बढ़ा और अपने पैरों को फैलाते हुए जैक खोल लिया। ठीक है, कठिन हिस्सा खत्म हो गया है, वह गुर्राया। अब हमें डरावने परित्यक्त स्टेशन पर सभी पागल नरभक्षी डाकुओं से निपटना है। जेसरी हंसे और कांप उठे। उसका सिर। हम पुराने बंदरगाह से इतनी दूर हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम किसी को नहीं देखेंगे। हमें बस गोदी से थोड़ी दूरी पर डेटा टर्मिनल की ओर जाना होगा, फिर हम जा सकते हैं। आप कप्तान के साथ जहाज पर रह सकते हैं। हमें 1 घंटे से अधिक नहीं जाना चाहिए। रुअर धीरे से फुसफुसाया। मैं आना चाहता हूं, वह बुदबुदाया। जेसरी ने अपनी भौहें उठाते हुए उसकी ओर देखा। डरावने नरभक्षी डाकुओं के बारे में क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, आपने खुद ही कहा था कि वे शायद कोई मुद्दा नहीं होंगे। यह जगह एक खराब बकवास विचार की तरह लगती है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि जिस भी जादुई प्राचीन मानव तकनीक के साथ आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं, उसे देखने से चूक जाऊं। जेसरी ने कहा, काफी हद तक उचित है, लेकिन यदि आप साथ आते हैं तो आप निर्देशों का पालन करते हैं। आपकी जिज्ञासा हमारे लक्ष्य के लिए गौण है। रुअर ने सूंघा। कौन सा है? जेसरी व्यापक रूप से मुस्कुराए। प्राथमिक। उसने अंजा की ओर देखा। मैं अपने बैग के लिए कुछ चीजें लेने जा रहा हूं, फिर हम बाहर निकल सकते हैं। 5 मिनट बाद वे तीनों स्लिप पर चले गए। सर्कुलेटर्स से हल्की हवा उनके पास से गुजरी। हवा तटस्थ और शुष्क थी। रुअर ने घबराकर इधर-उधर देखा। डॉकिंग बे सभी दिशाओं में अतिरिक्त और खाली फैला हुआ था। सपाट ग्रे डेकिंग बेदाग और सुव्यवस्थित थी। आप जानते हैं, यह वास्तव में उन कुछ बंदरगाहों से बेहतर दिखता है जहां मैं गया हूं। अंजा के होंठ एक लाइन में आपस में चिपक गए। उन्होंने कहा, उन सभी को इसी तरह दिखना चाहिए। इन दिनों अधिकांश बंदरगाह बहुत गंदे हैं। जेसरी वापस क्यू के टीके की ओर मुड़ा, जो हैच में खड़ा था। कप्तान, जहाज से आने वाली चीजों पर नजर रखें। हमारी वापसी के अलावा किसी भी चीज के लिए दरवाजा न खोलें। छोटे कद वाले एचटीटी ने सिर हिलाया और चहकया। बेशक, मैडम जेसरी। उसने अपना सिर अंजा और रुआर की ओर झुकाया, फिर पीछे हट गया और हैच को टॉगल से बंद कर दिया।
यह फुसफुसाकर बंद हो गया, जिससे वे स्लिप पर अकेले रह गए। तो फिर अंजा ने चमकते हुए कहा, क्या हम? उसने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। पूछने पर स्टेशन ठीक से प्रतिक्रिया देता है। जब हम पर्चियों से बाहर आ जाएं, तो आपको भी पंजीकरण कराना चाहिए। वे निकटतम खाड़ी निकास तक ट्रेकिंग करते रहे, फिर आगे गलियारे में चले गए। जेसरी ने अपने कंधे फैलाए, फिर जहाज को संबोधित किया। स्टेशन एराड ने। उसने कहा, कैप्टन जेसरी टैम, TNMC 3572 सिएरा फॉर। अधिकारी प्राधिकरण, कृपया। जवाब में वक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह रूअर को इंगित करने के लिए मुड़ी। आर्टिफिशियल रूअर को लेवल 5 अतिथि पहुंच और VIP संरक्षित स्थिति के साथ पंजीकृत करें। रूअर ने उसकी ओर कृतज्ञ दृष्टि से देखा, मुंह खुला रखा, फिर पास की सप्लाई कोठरी की ओर भागी। दरवाजा जोर से खुला, जिससे परे कुछ सीलबंद पीले बैरलों वाला एक खाली कमरा दिखाई दिया। वह खुशी से चिल्लाया, पीछे हटने से पहले अपनी जगह पर घूमता रहा और दरवाजा बंद कर दिया। जब वह दोबारा दरवाजे के पास आया, तो दोनों महिलाओं ने उसे देख लिया, जिससे दरवाजा खुल गया। अंजा ने खर्राटा लिया। वह दरवाजा शुरू से ही प्रतिबंधित नहीं था, उसने धीरे से कहा। जेसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शशश, उसे थोड़ा मजा करने दो। उसने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए हॉल के नीचे देखा। हम इस खंड के लिए केंद्रीय गोदी में हैं, इसलिए टर्मिनल सीधे पीछे होना चाहिए। अंजा ने सिर हिलाया और दोनों दरवाजे की ओर चलने लगे। रूअर ने खुद को सप्लाई कोठरी के दरवाजे से अलग कर लिया और पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उनके पीछे चलने लगा। अंजा ने कई मिनटों तक गलियारों की एक घुमावदार श्रृंखला के माध्यम से समूह का नेतृत्व किया। वे चुपचाप चल रहे थे, उनके कदमों की आवाज स्टेशन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच धीरे धीरे गूंज रही थी और डेक से धूल के छोटे छोटे गुबार उड़ रहे थे। दीवारों पर पीले और लाल लाइकेन धब्बेदार थे, जो कोनों और सीमों से फैल रहे थे। वे एक बड़े दरवाजे के सामने रुके, गहरे भूरे रंग का, जिसका फ्रेम मोटा था। यह चुपचाप खुल गया जब अंजा इसके सामने खड़ी थी, और ऊपर सरकते हुए डिस्प्ले और टिमटिमाती रोशनी से ढका एक छोटा, अंधेरा कमरा दिखाई दिया। ठीक है, यह यहाँ है, उसने उज्ज्वल टिप्पणी की। तीनों ने प्रवेश किया, और दोनों महिलाओं ने सांत्वना ली। कुछ लंबे मिनटों के बाद जेसरी ने भौहें सिकोड़ लीं और ऊपर देखा। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह ट्रेस लॉग में होना चाहिए, है ना? उसके डिस्प्ले पर एक संदेश लाल रंग में चमका, जिससे पूरे कमरे में खूनी रोशनी फैल गई। डेटा या तो दूषित है या गायब है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। अंजा ने अपने होंठ भींच लिए। लापता नहीं, बहन। उसने अपने कंसोल पर कुछ बार टैप किया और स्टेशन का नक्शा डिस्प्ले पर आ गया। आंतरिक कोर से नेटवर्क लिंक नीचे प्रतीत होता है। जेसरी कराह उठी। कृपया ऐसा मत कहो, उसने सांत्वना से दूर हटते हुए शिकायत की। रूअर ने अपना सिर हिलाते हुए उसे जिज्ञासु दृष्टि से देखा। वह कह रही है कि डॉक टर्मिनल काम नहीं करेंगे, उसने समझाया। हम जो करने जा रहे हैं, आंतरिक रिंग से सीधे डेटा कोर तक पहुंच प्राप्त करें। वह उत्तेजित हो गया। हमें आंतरिक रिंग देखने को मिलती है? बहुत बढ़िया। अंजा मुस्कुराई। हाँ, और ट्रांजिट पॉड काम नहीं करेंगे। हम पहुंचते हैं। चलना। वहां। रूअर की निगाहें उनके बीच आगे पीछे घूम रही थीं, उसकी अभिव्यक्ति गिर रही थी। ओह, कितनी दूर है? उसने पूछा। जेसरी उठ खड़ी हुई। बेहतर होगा कि हम जहाज पर वापस जाएं और किक को बताएं कि हमें उम्मीद से अधिक समय लगेगा। अंजा ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे टर्मिनल रूम से बाहर चली गई।
रूअर उनके पीछे दौड़ा। अरे रुको, क्या यह सचमुच बहुत दूर है? अंजा, जेसरी और रूअर गलियारे के अंत में एक ऊंचे भारी दरवाजे के पास पहुंचे। अंजा उसके सामने खड़ी थी और मशीनरी की धीमी आवाज सुनाई दी। यह बना और ऊंचा हो गया। फिर एक झटकेदार झुरमुट ने डेक के माध्यम से कंपन भेजा। रोना बंद हो गया। धिक्कार है, जेसरी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वे तीनों 4 घंटे तक चलते रहे और यह 5वां टूटा हुआ दरवाजा था जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। हर बार जब उन्हें कोई मिल जाता तो उन्हें अपनी आंतरिक प्रगति जारी रखने के लिए एक अलग खंड में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। सीधे रास्ते से वे अब तक केंद्र तक पहुंच सकते थे, लेकिन उनके जटिल मार्ग और लगातार रुकावटों का मतलब था कि वे अभी भी बाहरी रिंग में फंसे हुए थे, जो केंद्र से लगभग 2/3 दूर था। अंजा ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर यह काम करता तो बहुत सुविधाजनक होता। मध्य रिंग तक पहुंचने के लिए हम जिस अगले दरवाजे का उपयोग कर सकते हैं वह यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रूअर ने क्रोधित होकर रोने की आवाज निकाली। क्या आप निश्चित हैं कि यह टूट गया है? उन्होंने कहा। उनका एक्सोस्केलेटन एक्सेस पैनल पर देखने के लिए खुल रहा था। अंजा ने आंखें घुमा लीं। आप ताला बनाने वाले हैं, आप मुझे बताएं। मैं टूटे हुए दरवाजों से निपटता नहीं हूं, रूअर ने बुदबुदाया। उसके एक्सोस्केलेटन की भुजाएं पैनल कवर को पीछे की ओर खींच रही थीं और नीचे के इलेक्ट्रॉनिक्स को टटोल रही थीं। मैं मरम्मत के व्यवसाय में नहीं हूं। मैं कार्यात्मक बंद दरवाजों से निपटता हूं। इसलिए ताला बनाने वाला। अंजा गलियारे की ओर झुक गई और अपने बैग से पानी पीने लगी। क्या एक ताला बनाने वाले को भी ताले नहीं बनाने चाहिए? यदि आप केवल ताले खोलते हैं तो यह आपको एक ताला बनाने वाले से अधिक ताला तोड़ने वाला बनाता है। जब उसके हाथ पैनल के अंदर काम कर रहे थे तो रूअर ने उस पर नाराजगी भरी नजर डाली। मैं एक शब्द इतिहासकार या कुछ भी नहीं हूं, व्युत्पत्ति विज्ञानी, जेसरी ने आपूर्ति की। अंजा ने भौहें सिकोड़ लीं। निश्चित रूप से यह सिर्फ एक भाषाविद है। आप इसे जो भी कहना चाहें, रूअर ने उसकी ओर घूरते हुए कहा। मैं ताले खोलने के व्यवसाय में हूं। हम इसके बारे में खड़े होकर बात कर सकते हैं या हम कर सकते हैं। दरवाजा कराह उठा और 1 मीटर ऊपर उठ गया, जिससे एक जगह खाली हो गई जिसके माध्यम से गर्म आर्द्र हवा धीरे धीरे बह रही थी। रूअर ने पलकें झपकाईं। उन्होंने कहा, अरे दरवाजा खुला है। जेसरी खाली जगह से झांकने के लिए नीचे झुके। ठीक है, उसने दांत चूसते हुए कहा, यह सुंदर नहीं है लेकिन इसे देखा जा सकता है। उसने रूअर की ओर देखा। क्या संभावना है कि अगर मैं इसके नीचे जाने की कोशिश करूं तो यह दरवाजा मुझे आधा काट देगा? रियर ने उसे आर्क लुक दिया। और अब मैं एक सांख्यिकीविद हूं। अंजा ने अपना सिर झुका लिया। बीमांकक। जेसरी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसका हकदार था। उसने अपना बैग दरवाजे के नीचे सरकाया, फिर झुकी और आगे निकल गई। यहां अच्छा लग रहा है। आगे बढ़े। अंजा और रुआर गैप से फिसलकर दरवाजे के दूसरी ओर लंबे गलियारे की ओर देखने लगे। यह चौड़ा और ऊंचा था, यहां तक कि स्टेशन के बाहरी हिस्सों के आवासीय गलियारों से भी ऊंचा। कई 100 मीटर के बाद एक हल्के से मोड़ के कारण गलियारा दृष्टि से ओझल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यह बहुत लंबी दूरी तक चला हो। फर्श और दीवारें मोटे तौर पर लाइकेन से ढकी हुई थीं, साथ ही दालान के किनारों पर हरे और भूरे रंग की काई जमा हुई थी। अंजा मुस्कुराई। ओह अच्छा, यह प्राथमिक रेडियल गलियारों में से एक है। यह हमें मध्य रिंग के पार ले जाएगा, जिस बिंदु पर हम आंतरिक रिंग में स्थानांतरित हो सकते हैं और कोर तक पहुंच सकते हैं।
रूअर ने दूर से झांक कर देखा। यह मध्य रिंग के पार कितनी दूर है? जेसरी ने अपनी बाहें फैला दी। 10 किलोमीटर। तैयार? वह उस पर मुस्कुराई और चलने लगी, अंजा अपनी एड़ी पर। रूअर लुढ़क गया। आप जानते हैं, यह उससे कहीं कम दिलचस्प है जितना आपने इसे जहाज पर सुनाया था। उसने खुद को हिलाया, फिर हॉल से नीचे चला गया। जैसे जैसे वे चलते गए, दालान के किनारों पर काई मोटी होती गई और पहले किलोमीटर के बाद छत पर हरे रंग की काई का बिस्तर बन गया। पूरे हॉल में कई सेंटीमीटर की वृद्धि जमा हो गई थी, जो मोटे क्षेत्रों में कुछ प्रकार की विरल घास से पूरक थी। अंजा ने एक पैर की गेंद पर खड़े होकर प्रयोगात्मक रूप से काई पर छलांग लगाई। स्प्रिंगी, उसने कहा, चलने में अधिक आरामदायक। जेसरी ने छत की ओर हाथ लहराया। हाँ, लेकिन यह एम। इसका मतलब है कि पर्यावरण नियंत्रण गड़बड़ा गया है। आर्द्रता सामान्य से काफी ऊपर है। साथ ही हरे पौधों का मतलब है कि किसी प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स उल्लंघन हुआ है। हमें संभवतः आगे भी समस्याएं होंगी। रूअर ने हवा सूंघी। उस दिशा से थोड़ी गीली गंध आ रही है। मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह स्पष्ट हो पाएगा। अंजा ने कंधे उचकाए। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना बैग अपने कंधों पर रख लिया और समूह जारी रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हरियाली बढ़ती गई, तिपतिया घास पैरों के नीचे फैलता गया और आइवी ने दीवारों को हरे रंग की मोटी चटाई से ढक दिया। जहां दालान की रोशनी सबसे मजबूत थी, वहां पौधे सघन रूप से एकत्रित हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नियमित रूप से उच्च विकास के पैच बनाते गए। हॉल के शीर्ष पर हल्की पटरियों के चारों ओर बड़े झबरा झुरमुटों में आइवी के चढ़ने से हॉलवे धुंधला हो गया, जिसके बीच बीच में लटकती कांटेदार लताएं लगी हुई थीं। दोनों महिलाओं को छत से नीचे उतरते कांटेदार टेंड्रिल्स के झुरमुटों से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मार्ग के ऊपर हरी भरी रस्सियों में फैले हुए थे। जेसरी ने अपने थैले से एक लंबा चाकू निकाला। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह उससे भी बदतर है जितना मैंने कभी देखा है। उसने चाकू को धीरे धीरे लताओं के लकड़ी के संग्रह पर खींचा और वे बिना किसी प्रतिरोध के अलग हो गए। रूअर ने साफ सुथरी कटी हुई बेल को देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, फिर जेसरी की ओर बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं। ओह, क्या मैं उस चाकू को 1 सेकंड के लिए भी देख सकता हूं? जेसरी ने उसे देखा, फिर आगे चलता रहा। यहां तक कि जेसरी द्वारा रास्ता साफ करने के बाद भी उन्होंने गला घोंटने वाली वनस्पति के माध्यम से आगे बढ़ने में खराब प्रगति की। हवा गर्म और नम थी और अंजा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। रूअर तेजी से हाँफ रहा था, उसकी जीभ उसके मुंह से लटक रही थी और छोटे छोटे चिपके हुए बीज उसके कोट पर लगे हुए थे। वे झाड़ियों के बीच से एक ऊबड़-खाबड़ हरी सुरंग को पार करते हुए कुछ किलोमीटर तक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक जंक्शन पर एक फुफकारने वाला पाइप पार किया, जो चिकना और हरा था और उसके चारों ओर शैवाल की विशाल चटाई गिरी हुई थी। अंजा ने इस पर चुटकी ली। वहां है, उसने शिकायत की। एक बेवकूफ पाइप कुछ हजार वर्षों से चारों ओर अतिरिक्त नमी छिड़क रहा है और आपके दालान में एक जंगल है। रूअर ने पाइप से पानी की छोटी छोटी धार को देखा, जो एक चौड़े पत्ते को मन के बूंदों की चमक से ढक रही थी। ऐसा लगता है कि यह सब करने के लिए यह बहुत छोटा है। जेसरी ने कंधे उचकाए। यह कोई महत्वपूर्ण रिसाव नहीं है, लेकिन समय परम बल गुणक है। यदि पर्यावरणीय आर्द्रता नियामक खराब हैं, तो यह स्टेशन के वायुमंडलीय मिश्रण को असंतुलित करने के लिए पर्याप्त है। रूअर ने सोचते हुए सिर हिलाया। समूह हिसिन पाइप को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। हर कदम के साथ वनस्पति ऊंची होती गई,
सड़ते पौधों की गंध हवा में घनी होती गई। एक विशेष रूप से उलझी हुई उलझन को पार करने के बाद जेसरी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और खुद को दालान के एक खुले हिस्से में पाया। मुस्कुराहट का भूत उसके होठों पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने गलियारे से नीचे देखा तो वह जल्दी ही मर गया। ओह बकवास, उसने थूका। दोस्तों, ऊपर आओ और इसे देखो। अंजा और रुआर उस छेद से गुजरी जिसे उसने हरियाली में काटा था और आगे की ओर देखा। उनके सामने का दालान धुंधला और धुंधला था, उसके किनारे के पौधे भूरे और रुके हुए थे। जिस बिंदु पर वे पहुंचे थे उससे आगे दीवार की कोई भी रोशनी नहीं जल रही थी और गलियारे का सुदूर चाप छाया में खो गया था। रुअर ने अंधेरे में झांका। आपको क्या लगता है यह कब तक चलता रहेगा? उन्होंने पूछा। अंजा ने कंधे उचकाए। कुछ 100 मीटर हो सकता है, कई किलोमीटर हो सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन इसका विस्तार आंतरिक रिंग तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस ग्रिड के साथ भी असंबंधित समस्याएं न हों। बहुत बढ़िया, जेसरी ने आह भरी। अब अंधेरा है। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और धातु की एक छोटी गोल गेंद पकड़ ली जिसे उसने हवा में उछाल दिया। वह तैरकर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा और धीरे धीरे चमकने लगा। मंद अंबर चमक के साथ दालान को रोशन करने लगा। वह रुअर की ओर मुड़ी जो प्रकाश को ध्यान से देख रहा था। नहीं, उसने कहा। रुअर चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, जेसरी ने आगे की ओर देखते हुए अपना बस्ता ठीक करते हुए उत्तर दिया। मेरी गलती। वह फिर से आगे बढ़ने लगी। प्रकाश का गोला उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। अंजा और रुअर ने उसके पीछे पीछे चलते हुए मरते हुए पौधों को छाया में डाल दिया। तीनों एक साथ अंधेरे में चले गए।